तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 7th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 7th का जो आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका सामाजिक विज्ञान का विषय है, इसका जो कल आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 14 अक्टूबर। जी हाँ बच्चों, 14 अक्टूबर 2025 को जो आपका एसएसटी का मिड टर्म का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये सैंपल पेपर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि इस सैंपल पेपर को डिज़ाइन करने के लिए पिछले 10 साल के जो पेपर आए हुए हैं बच्चों, उसको अच्छे से हमने एनालाइज़ किया है, ठीक है। और एनालाइज़ करने के बाद कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने ऐड किए हैं। साथ ही साथ जो आपका इस साल का नया वाला डीओई का पेपर आया हुआ है, जी हाँ बच्चों, इस साल का जो नया वाला डीओई का यहाँ पर सैंपल पेपर आया हुआ है, उसको भी हमने अच्छे से एनालाइज़ करके उसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाला सैंपल पेपर हम लोग कर ही रहे थे, इसका पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करके पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में डिस्कस नहीं किए थे, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर 3-3 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं कि करके ये देखिए छठा क्वेश्चन है। छठे के ए में हमसे पूछ रहा है कि नदियों के कोई 3 कार्य लिखिए। राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ रिवर। तो नदियों के 3 कार्यों की बात करें तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं जल आपूर्ति पूरा करता है, ये पीने, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए ताज़ा पानी प्रदान करता है। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते होंगे, तो दिल्ली में यमुना नदी बहती है, जो कि वैसे तो बहुत प्रदूषित होती है, लेकिन आप जान करके हैरान हो जाएँगे कि आप जो मोस्टली दिल्ली में पानी पीते हैं, वो यमुना नदी का ही पानी होता है। जो कि जब यमुना नदी जो होती है वो गंदी हो जाती है, उससे पहले ही पानी निकाल लिया जाता है नदी के अंदर से, और उसी को साफ़ करके आपके घरों तक भेजा जाता है। साथ ही साथ जो खेती वगैरह होती है, उसमें भी नदियों के पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए नदियों का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो एक ये चीज़ लिख सकते हैं आप इस क्वेश्चन के अंदर कि नदियों के 3 कार्य लिखे। तो पहला कार्य ये हो गया जलापूर्ति पूरा करना। दूसरा होता है उपजाऊ मिट्टी। ये गाद सिल्ट ले जाती हैं और इसे अपने किनारे पर जमा करती है, जिससे कृषि के लिए बहुत उपजाऊ भूमि बनती है, ठीक है। जो नदियाँ होती हैं बच्चों, वो अपने साथ ना काफ़ी हद तक उपजाऊ भूमि लेकर के भी आती है। ऐसे-ऐसे गाद वगैरह लेकर के आते हैं, जो कि कह सकते हैं खेतों को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं, जिससे हमारे खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगता है बच्चों, ठीक है। अगला है परिवहन का भी एक साधन है। ये सामान और लोगों के परिवहन के लिए प्राकृतिक जल मार्ग के रूप में कार्य करती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक लंबी सी नदी है इस तरह से, ठीक है। तो नदी के अंदर आराम से बोट से क्या कर सकते हैं हम लोग, जा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह और दूसरे जगह से तीसरे जगह, जहाँ पर भी जाना है हम बोट से ईज़िली जो है वो जा सकते हैं बच्चों, है कि नहीं? तो इस तरह से नदियों के 3 आप यहाँ पर कार्य लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। सबसे पहला होगा वाटर सप्लाई, ठीक है, यानी कि दे प्रोवाइड फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल यूज़। अगला है फर्टाइल सॉइल, दे कैरी सिल्ट एंड डिपॉजिट इन ऑन देयर बैंक्स, क्रिएटिंग वेरी फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। एंड लास्ट में हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, कि दे सर्व एज अ नेचुरल वाटरवेज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है कि ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि हिमनदों, यानी कि जिसे ग्लेशियर्स कहते हैं, उसके 3 कार्य लिखिए, ठीक है। अगर आपको ग्लेशियर नहीं पता तो मैं बता दूं, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना बच्चों, उस पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े देखने को मिलते हैं, जो जमे रहते हैं लाखों सालों से, हजारों सालों से, उसे हिमनद कहते हैं, या फिर आप कह लीजिए ग्लेशियर्स कहते हैं, जो समय के साथ पिघलते रहते हैं और वहीं से नदियों का निर्माण होता है। जैसे आप देखेंगे तो गंगोत्री हो गया आपका, ठीक है, यमुनोत्री हो गया, जो गंगा नदी निकलती है, यमुना नदी आती है हमारी, तो वो कहीं न कहीं ग्लेशियर से ही तो निकल कर के आ रही है, पहाड़ों से ही तो निकल कर के आती है ना? बाकी इसी को लेकर के पूछा है कि इसके 3 कार्य लिखने हैं हमें। तो चलिए जी, इसके 3 कार्य लिख देते हैं जी। तो सबसे पहला आप लिख सकते हैं
ताजे पानी का भंडार। ये दुनिया का लगभग 75% ताज़ा पानी संग्रहित करके रखते हैं। आप जान करके हैरान हो जाएँगे कि ग्लेशियर्स जो पहाड़ों पर जो इतनी बर्फ़ जमी हुई है, उसी में ही 75% के आसपास हमारा ताज़ा पानी, पीने लायक पानी जमा है, ठीक है? साथ ही साथ भू आकृतियों का निर्माण, ये अपने मूवमेंट के साथ घाटियों को तराशते हैं और भू आकृतियों को आकार देते हैं ना। जहाँ-जहाँ से पानी इनका बह कर के आता है, वहाँ से ये घाटियों को, जो पहाड़ वगैरह होते हैं, उनको आकार देते हैं और इससे भूदृश्य मतलब देखने को मिलता है ना? भूदृश्य को आकार देते हैं और ये घाटियों को तराशते हैं, ये आप लिख सकते हैं। नदी का स्रोत, ये कई प्रमुख नदियों के स्रोत खासकर गर्मियों में जब ये पिघलते हैं ना, गर्मियों में जब ये पिघलते हैं तो कई नदियों के अंदर इन्हीं में से पानी हमें देखने को मिलता है। यही लास्ट ऑप्शन बच जाता है कि यहीं से पानी आ रहा है। बाकी इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं इस तरह से रहेगा। फ्रेश वाटर के स्टोरेज के लिए ये काफ़ी मतलब बेस्ट है कि यहीं पर है 75% वर्ल्ड का फ्रेश वाटर। लैंडफॉर्म, क्रिएशन एंड रिवर सोर्स, ठीक है? तो इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं 7वें क्वेश्चन के अंदर और 7वें में 2 क्वेश्चन दे दिया है आपको, ए और बी करके, ठीक है? तो जो 7वें के ए में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसको देख लेते हैं कि यदि आप जन्म लेते 1920 के दशक में और समोआ द्वीप पर हुआ होता, आपका जो जन्म है वो 1920 के दशक में समोआ द्वीप करके एक जगह यहाँ पर हुआ होता, तो आपसे किस प्रकार की भूमिकाएँ निभाने की अपेक्षा की जाती, वर्णन कीजिए। तो ये आपके बुक के अकॉर्डिंग पूछा गया है बच्चों। ये देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। इफ यू वेयर बोर्न ऑन समोआ आइलैंड इन द 1920s, व्हाट काइंड ऑफ रोल्स वुड यू हैव बीन एक्सपेक्टेड टू डू, डिस्क्राइब, ठीक है? तो चलिए जी देख लेते हैं इसको। तो अपेक्षित भूमिकाएँ पूरी तरह से मेरे लिंग पर आधारित होती है या लिंग पर निर्भर करती है। तो देखिए, जो समोआ द्वीप है वहाँ पर जो आदमी होते हैं, ठीक है? यानी कि पुरुष होते हैं, उनके लिए अलग भूमिकाएँ हैं और महिलाओं के लिए अलग भूमिका है, ठीक है? जो महिलाएँ होती हैं उनके लिए अलग भूमिकाएँ होती हैं। तो वही बताया गया है, जो जो उम्मीदें हैं या अपेक्षित भूमिकाएँ हैं कह लीजिए, वो पूरी तरह से मेरे लिंग पर निर्भर करती है। जैसे यदि मैं लड़का होता तो 9 साल के बाद मैं कोई घरेलू काम नहीं करता, मुझसे मछली पकड़ने, नारियल बोने और फल इकट्ठा करने के लिए पेड़ों पर चढ़ने जैसे बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा की जाती। मुझे एक योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया होता। तो ये अगर मैं लड़का होता तो ये चीज़ें होती। अगर यदि मैं लड़की होती तो मुझे छोटे भाई-बहनों की देखभाल करनी पड़ती और खाना बनाना, सफाई करना और चटाइयाँ बुनना जैसी सभी घरेलू कार्यों में मदद करनी पड़ती। मेरी दुनिया लार्जली घर पर ही सीमित होती है, ठीक है? तो मोस्टली मेरी जो कह लीजिए ज़िंदगी है या मेरी दुनिया है वो घर तक सीमित रहती अगर मैं लड़की होती तो, ठीक है? बाकी यही आंसर आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। इफ़ वेयर आई बॉय, तो ये सारे यहाँ पर काम करने पड़ते। इफ़ आई वेयर अ गर्ल, तो ये सारे काम यहाँ पर करने पड़ते। क्लियर है? इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया है कि ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि घरेलू कार्यों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वर्क। जैसे घर में हमारी मम्मी वगैरह काम करती है ना, तो वो काम को हम कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो वो काम बहुत ज़्यादा होता है। एक दिन जब आपको करना पड़ेगा ना, जिस दिन मम्मी वगैरह की तबीयत खराब रहती है, तो उस दिन जब करना पड़ता है तो पता चलता है कि कितना बड़ा काम होता है यार ये, है कि नहीं? और मम्मी तो सोचिए साल के 365 दिन फ्री में हमारे लिए काम करती है कि नहीं? तो घरेलू कार्य के महत्व को आपको बताना है। तो देखिए, जीवन को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है घरेलू कार्य से। इसमें खाना बनाना और सफाई जैसे कार्य शामिल होते हैं, जो परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। अगर लाइफ़ को एकदम नॉर्मली हमें चलाना है, तो ये काम होना चाहिए घर का, है कि नहीं? भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं, उनका पालन-पोषण के लिए इसमें बच्चों को पालना, बीमार और बुजुर्गों की देखभाल शामिल होती है। जैसे मम्मी वगैरह होती हैं, तो कई बार वो क्या करती हैं, बच्चों को भी पालती हैं, जो बीमार बुजुर्ग वगैरह होते हैं, है ना? दादा-दादी उनकी देखभाल वगैरह भी करती हैं। तो ये सब घरेलू कार्यों के अंतर्गत ही आ जाता है और ये सब महत्वपूर्ण होता है बच्चों। अवेतनहीन श्रम, ठीक है? यानी कि वेतन तो मिलता नहीं है, उनको सैलरी तो मिलता नहीं है कि नहीं? लेकिन वो हमारे घर की अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान निभा रही होती हैं, ठीक है? तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों, क्लियर है? और यही इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपका आंसर रहेगा। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे 5-5 नंबर वाले। जिसे आप हिंदी में दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न भी कहते हैं। तो चलिए जी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, 8वें के ए में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल के अगर हम विभिन्न परतों की बात करें, तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, ठीक है? ये क्या होता है? तो यह सबसे निचली परत है जहाँ हम रहते हैं। इसमें अधिकांश हवा होती है और मौसम की घटनाएँ जैसे बारिश और बादल यहीं पर होते हैं। इसकी ऊँचाई लगभग 13 किलोमीटर होती है। तो जो आप अपने घर से जो बादल देखते हैं ना, वो 13 किलोमीटर के आसपास ऊपर होती है, ठीक है? क्योंकि ये सभी चीज़ें किस में आता है? क्षोभ मंडल में। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है समताप मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल के ऊपर इसमें ओज़ोन परत होती है जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है और हवाई जहाज़ यहीं पर उड़ते हैं। हवाई जहाज़ कहाँ पर उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं बच्चों। उसके अगला आता है हमारा यहाँ पर वायुमंडल के, अगर हम मुख्य परतों की बात करें तो मध्य मंडल। ये क्या होता है जी? तो यह मध्य की परत होती है जहाँ अधिकांश उल्काएँ प्रवेश करती हैं और जल जाती हैं। जैसे रात को अगर आप देखते होंगे तो ये देखते होंगे ना टूटता हुआ तारा, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है बच्चों, वो उल्का पिंड होता है, यानी कि अंतरिक्ष से पत्थर आ रहा होता है जो हमारे मध्य मंडल में आकर के जल करके खत्म हो जाता है, ठीक है? और यह सबसे ठंडी परत होती है। मध्य मंडल याद रखिएगा, सबसे ठंडी परत होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वायुमंडल का कौन सा ऐसा परत है जो सबसे ठंडा होता है, तो मध्य मंडल याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद आता है बाह्य मंडल। ये क्या होता है? तो यह परत बहुत गर्म होती है और रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस यानी रिफ्लेक्ट करके रेडियो संचार में मदद करती है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ परिक्रमा करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहीं पर परिक्रमा करता है बच्चों, ठीक है? सबसे लास्ट में आता है बहिर्मंडल। ये क्या होता है? ये सबसे बाहरी परत होती है जहाँ वायुमंडल अंतरिक्ष में मिल जाता है। इसमें हवा बहुत पतली होती है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें होती हैं बच्चों। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में ये सारे आंसर्स बताए गए हैं जो मैंने आपको हिंदी में बता दिया। वीडियो पॉज़ करके इंग्लिश मीडियम में भी आप रीड कर सकते हैं बच्चों, क्लियर है? इसी में आपको एक अथवा में क्वेश्चन दे दिया है कि अगर आपको ये वायुमंडल वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला एक और क्वेश्चन दे दिया वायुमंडल से रिलेटेड, ये कर सकते हैं, ठीक है? 8वें के बी में ये क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब इसको देख लेते हैं जी। तो ये देखिए वायुमंडल की संरचना कैसी बनावट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वायुमंडल में गैस है, जलवाष्प है और धूल के कणों, इन सब से मिलकर के वायुमंडल हमारा बना है। एटमॉस्फेयर इन सब से मिलकर के बना है, जिसमें गैसें, वायुमंडल मुख्य रूप से 2 गैसों से बना है, जिसमें सबसे पहले आता है नाइट्रोजन 78% है। यहाँ ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है। ये क्या करती है? ये ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, ठीक है? तो हमारा वायुमंडल अगर हम 100% लेकर के चलते हैं, ठीक है, तो 100 में से आपका 78% तो नाइट्रोजन ही है हमारे वायुमंडल के अंदर। उसके बाद ऑक्सीजन है 21%। यह सांस लेने के लिए और दहन यानी कोई चीज़ जलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो 78 और 21 ये हो गया आपका, और लास्ट में 1% आपका अन्य गैसें हो जाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य सूक्ष्म गैसें पाई जाती है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई यहाँ पर वायुमंडल जो है आपका, ठीक है? ये देख सकते हैं क्वेश्चन था हमारा, वायुमंडल की संरचना का वर्णन करना था ना, तो वायुमंडल में जो गैसें हैं उनके बारे में ये बातें हो गई। उसके बाद यहाँ पर समझिए जल वाष्प के बारे में। ये क्या होता है जी? तो इसकी मात्रा स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न होती है। ये बादल और वर्षा, बारिश, बर्फ बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों धूल कण। ये क्या होता है जी? तो ये धुएँ, नमक और पराग जैसे छोटे-छोटे ठोस कण होते हैं। ये नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियस के रूप में कार्य करते हैं जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाती हैं। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं इस तरह से आपको आंसर लिखते हुए चलना है बच्चों। क्लियर है? चलिए परफेक्ट। 9वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व प्रणाली की समीक्षा कीजिए। रिव्यू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने पढ़ा होगा अपनी किताबों के अंदर, और मूवी भी बन चुकी है। रणवीर सिंह एक हीरो है जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर रोल किया था, लीड रोल, और उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा उसमें लीड रोल किया था अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर, और मैंने भी वो मूवी देखी थी, काफ़ी अच्छी मूवी थी, ठीक है? तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि उनकी जो भू राजस्व प्रणाली थी यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसके बारे में हमें बताना है, उसका रिव्यू करना है, ठीक है? तो आंसर इस तरह से आप लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक था, ठीक है? जिसने एक बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने के लिए एक मजबूत भू राजस्व प्रणाली शुरू की थी। उनकी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं जो कि इस प्रकार से है।
अगर हम उनकी भू राजस्व प्रणाली की विशेषताओं की बात करें तो आप ये लिख सकते हैं। पहला, भूमि का मापन, वह खेती योग्य सभी भूमि को मापने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, तो वो पहला सुल्तान बना जिसने खेती के लिए जितनी भी ज़मीनें थी उसको मेज़र करता था, मापता था कि भैया यहाँ खेती की जा सकती है, यहाँ खेती की जा सकती है ना, ताकि खेती के अंतर्गत सटीक क्षेत्र निर्धारित किए जा सके। इसे पैमाइश कहा जाता था। ठीक है। तीसरे पॉइंट में देखिए यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही है कि नगद भुगतान। अब ये क्या है जी? तो राजस्व वस्तु फसल के बजाय नगद में वसूला जाता था। इसने किसानों को बाजार में अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, कि भैया अब यहाँ पर जो टैक्स लिया जाएगा, एक तरह से जो कर लिया जाएगा, वो यहाँ पर फसल नहीं लिया जाएगा, फसल के बदले में यहाँ पर नगद में एकदम पैसा लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब किसानों को मजबूरी में जाकर के अपना अनाज बाज़ारों में बेचना पड़ता था ताकि पैसा मिल सके और उससे वो 50% टैक्स जो है उसको चुका सके। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि अलग विभाग। उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व को कुशलतापूर्वक और सख्ती से एकत्र करने के लिए दीवाने यहाँ पर मुस्तखराज नामक एक विशेष विभाग स्थापित किया। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि भैया एक अलग से हम यहाँ पर संस्था ही बना देंगे, एक विभाग ही बना देंगे जो यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, और उसने ऐसा कर भी दिया। अगला, बिचौलियों का उन्मूलन, यानी कि उसने पारंपरिक प्रधानों, कुछ और मुकदमों को हटा दिया जो अक्सर राजस्व का एक हिस्सा अपने पास रख लेते थे। इसने राज्य को सीधे किसानों से राजस्व एकत्र करने की अनुमति दी। ठीक है, तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं जो स्टेट था वो डायरेक्टली टैक्स जो था वो कलेक्ट कर रहा था। यह प्रणाली किसानों पर बहुत कठोर थी लेकिन सुल्तान के लिए बेहद सफल रही। इसने शाही खजाने जो है वो भर दिए काफ़ी हद तक। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर हमें गद्यांश यानी कि पैसेज दे दिया, इसको हमें पढ़ना है और इसके आधार पर जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर हमें लिखना है बच्चों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गद्यांश दिया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। प्रत्येक राज्य को विभिन्न क्षेत्रों या निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से लोग एक प्रतिनिधि चुनते हैं जो विधानसभा का सदस्य एमएलए बन जाता है। आपने देखा होगा कि लोग विभिन्न दलों के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, इसलिए ये एमएलए विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं। तो एमएलए को लेकर के ये आपका पूरा पैसेज दिया गया है। एमएलए के बारे में आपको पता ही होगा, है ना, आपके एरिया का भी एक एमएलए होगा, इस तरह से करके। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पर देखिए 10.1 में पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि राज्य के लिए सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था का नाम बताइए। नेम द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी फॉर द स्टेट। तो जो राज्य के लिए कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है उसका नाम होता है बच्चों विधानसभा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप विधानसभा भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबका आंसर आपको देखिए काफ़ी हद तक पैसेज में मिल जाएगा क्योंकि आपका क्लास जो है छोटा है, 7th क्लास है, तो आंसर्स मोस्टली आपको पैसेज में ज़रूर मिल जाएगा। तो पैसेज पढ़िएगा। यहाँ तो आंसर उतना नहीं दिया हुआ है, हिंट के लिए दिया गया पैसेज आपको, लेकिन मोस्टली आपको आंसर पैसेज में मिल जाएगा। तो ये ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ पैसेज का कि भैया पैसेज पढ़ने से पहले ना पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा और इजीली आपको वहाँ पर फिर आंसर मिलता हुआ चला जाएगा। ये एक छोटा सा ट्रिक है, अप्लाई करेंगे तो टाइम बचेगा और जल्दी जल्दी आंसर्स आप लिख पाएंगे, पूरे राइट आंसर्स। ठीक है, 10.2 में देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा के सदस्यों को एमएलए का चुनाव लोगों या उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, जो एमएलएज होते हैं, इनका चुनाव लोगों या उसके विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता जो वोटर्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में क्यों बांटा गया है, समझाइए। वाई स्टेट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज, एक्सप्लेन। तो राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में इसलिए बांटा जाता है क्योंकि चुनावों का सुचारू प्रबंधन करने के लिए यह चुनाव की प्रक्रिया को प्रतिबंधित और संचालित करने में आसान बनाता है। प्रत्येक क्षेत्र का अपना मतदान केंद्र हो सकता है जिससे लोगों के लिए मतदान करना सुविधाजनक हो जाता है ना। जैसे अभी आपको पता है
बिहार में इलेक्शन होने हैं। वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, और दिल्ली के मोस्टली बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन बिहार का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। बिहार में अभी इलेक्शंस होने हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है देखेंगे तो एरियाज़ को अलग-अलग भागों में बाँट दिया गया है ताकि चुनाव को ईज़िली कंडक्ट करवाया जा सके, ठीक है। तो पहला एक ये कारण लिख सकते हैं। दूसरा, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के प्रत्येक हिस्से का विधानसभा में एक प्रतिनिधि हो। इससे राज्य सरकार में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की स्थानीय समस्याओं और ज़रूरतों को उठाया और संबोधित किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग आ गए 11वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें हमें ये एक डायग्राम सा दे दिया है, इसको हमें देखना है और इसके आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएँगे उसका आंसर लिखना है। तो ये डायग्राम देख लीजिए, इस तरह से दिया गया है। चलिए, इसके आधार पर हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि घोड़ों की अक्षांश रेखा किस सीमा तक फैली है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको पूरा दिया गया है ना, इसमें आपका हाई प्रेशर एरिया और इधर साइड से दे रखा है और इधर साइड से, है ना। ये पूरा का पूरा दे रखा है बच्चों और यहाँ पर है आपका आंसर। घोड़ों की अक्षांश रेखा किस सीमा तक फैली है, तो घोड़ों की अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक पवनें क्या होती है? व्हाट आर ट्रेड विंड्स? ठीक है, तो वाणिज्यिक पवनें वे स्थिर पवनें होती हैं जो उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखीय निम्न दाब बेल्ट की ओर चलती हैं और उत्तर गोलार्ध में ये पवनें उत्तर पूर्वी दिशा से दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा से चलती हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निम्न दाब क्यों होता है? वाई जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन हैव लो प्रेशर, ठीक है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि इस क्षेत्र में को पूरे वर्ष सीधा सूर्य किरणें मिलती है जिससे वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और उस क्षेत्र में निम्न वायुदाब बन जाता है। आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें ये पैसेज दे दिया है चंगेज़ खान से रिलेटेड, तो आप ये देख लीजिए। इसके आधार पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि चंगेज़ खान कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इंपॉर्टेंट ये मतलब ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हु वाज चंगेज़ खान? तो चंगेज़ खान मंगोल साम्राज्य के संस्थापक और महान खान सम्राट थे जो इतिहास के सबसे बड़े जैसे कि सन्निहित साम्राज्यों में से एक था। वह एक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक शासक थे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चंगेज़ खान ने किसके शासन काल में दिल्ली पर आक्रमण किया? ठीक है, अंडर हुज रीजन चंगेज़ खान इन्वॉल्व इन दिल्ली, ठीक है। तो यह कथन थोड़ा भ्रामक है। चंगेज़ खान ने स्वयं दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था। मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे बच्चों। बाकी इंग्लिश मीडियम में भी आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत के शासकों को एक बड़ी स्थायी सेना क्यों खड़ी करनी पड़ी? ठीक है, तो सल्तनत के शासकों को मंगोल आक्रमणों के निरंतर और बढ़ते हुए खतरे के कारण एक बड़ी स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। दिल्ली सल्तनत को इन लगातार और शक्तिशाली हमलों से बचाने के लिए एक बड़ी स्थायी रूप से तैयार सेना आवश्यक थी, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। 13वें क्वेश्चन में आ गए हैं, तो यहाँ पर भी हमें पैसेज दे दिया है। पैसेज को देख लेते हैं। तो पैसेज जो दिया है वो डॉक्टर से संबंधित है ना, भारत में किस तरह से ये आपका स्वास्थ्य व्यवस्था है ना, प्राइवेट सेक्टर का कैसा है, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, और इस तरह से दिया गया है कि भारत में डॉक्टर, क्लिनिकों और अस्पतालों की एक बड़ी संख्या है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली चलाने के काफ़ी अनुभव और ज्ञान भी है ना। तो इस तरह से करके आपका दिया गया, इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं। इसके आधार पर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं उनको हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो इसके आधार पर पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 13.1 में कि हमें स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता क्यों होती है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, ठीक है। आप बेशक से ये देखिए, ये रहा आंसर इसका, देख करके कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो बच्चा कमेंट करके बताएगा उस सभी बच्चों को मैं यहाँ पर हार्ट का निशान दूँगा। जो बच्चे ये सेम टू सेम देख करके, टाइप करके, लिख करके कमेंट सेक्शन में बताएँगे ना, उसके आंसर को मैं यहाँ पर हार्ट का निशान ज़रूर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 13.2 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि विज्ञान की प्रगति ने चिकित्सा सुविधाओं में कैसे मदद की है? हाउ हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस हेल्प इन मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है। तो विज्ञान की प्रगति ने चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उपचार प्रक्रियाओं में
अभूतपूर्वक उन्नति की है और इसने नई मशीनें, दवाएं और शल्य चिकित्सा तकनीकों प्रदान की है जो बीमारियों का बेहतर निदान और अधिक प्रभावी इलाज संभव बनाती है ना। तो आज के टाइम पे आप देखेंगे तो हर बीमारी का इलाज संभव है। अभी तो रशिया ने एक नया वैक्सीन भी ले आया है, कैंसर की वैक्सीन। तो किसी को कैंसर की बीमारी है भैया, तो वो भी यहाँ पर ठीक हो सकता है, उसका भी क्योर निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं चलाना क्यों आवश्यक है? ताकि गरीब से गरीब तबका जो है यहाँ पर इलाज अपना करवा सके, क्योंकि सभी लोग महंगे इलाज नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। बाकी एक हमारा 14वां क्वेश्चन भी रहता है, तो उसको भी देख लीजिए बच्चों। तो जो आपका 14वां क्वेश्चन रहेगा वो मैप वाला रहेगा बच्चों, और इसके अंदर बोला गया है यहाँ पर कि भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को उपयुक्त चिन्हों की सहायता से दर्शाइए। ठीक है, तो ये सारे लोकेशंस को आपको मैप के अंदर दिखाना है बच्चों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली आपको भारत के नक्शे पर कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ से हम और आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप वीडियो देख रहे हैं, तो दिल्ली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका दिल्ली हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर ये हो गया, छोटा सा दिल्ली। ठीक है, सेकंड है आपका आगरा। ठीक है, तो आगरा आपको मैप में कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों? तो ध्यान से समझिए बच्चों, जो आपका आगरा है वो दिल्ली के ही करीब में होगा आपका। यहाँ पर तो दिल्ली था आपका, और यहाँ पर आपका थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये आपका आगरा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का हमारा आगरा यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? पहले का दिल्ली, दूसरे का आगरा। तीसरा जो है हमारा वो देख लेते हैं क्या है, तो वो है मथुरा बच्चों। अब मथुरा कहाँ पर है वो देख लीजिए बच्चों। तो ध्यान से समझिए मथुरा कहाँ पर है बच्चों। जैसे ये रहा दिल्ली, ये रहा आगरा, तो मथुरा थोड़ा सा आपका जो है वो इस साइड पड़ जाता है, यहाँ साइड आपका मथुरा पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर मथुरा। ओके, फोर्थ है आपका यहाँ पर प्रयागराज। ठीक है, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, तो प्रयागराज कहाँ पड़ेगा जी, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इंडिया का मैप, और इसमें ये यूपी है आपका। यूपी में आपका प्रयागराज यहाँ पर पड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये प्रयागराज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर। इसके आगे चलते हैं, हमारा पांचवा है यहाँ पर कन्नौज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कन्नौज की, तो ये भी आपका इधर ही साइड पड़ेगा, यूपी में ही पड़ जाएगा। ठीक है, मैं कन्नौज आपको लोकेट करके बता देता हूँ। कन्नौज जो है आपका यहाँ पर पड़ जाएगा, यहाँ के साइड आपका कन्नौज पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पांचवे का आंसर। और छठा है हमारा यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान तो बहुत इजी है। ठीक है, राजस्थान मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप पूरा का पूरा नक्शा देख रहे हैं राजस्थान का है। ठीक है, तो छठा हमारा ये राजस्थान हो गया। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से आप मैप भर सकते थे। इंग्लिश मीडियम में भी इसी तरह से रहेगा आपका, और इसमें से कोई 5 ही भरना था, मैंने 6 के 6 आपको भर के बता दिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा पेपर हो जाता है खत्म। तो बस बच्चों यही था आज के वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।